अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना 7th ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। मैं आप लोगों के इंस्ट्रक्टर सैयद हैदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट 7th लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर जो मिनट के बाद शुरू हुए थे, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला है जी फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी होती क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके साथ साथ जो 5 कोर क्वेश्चंस हैं फिजिबिलिटी स्टडी के जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, हम उसको डिफाइन करेंगे ताकि हम फिजिबिलिटी स्टडी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ईज़िली समझ पाएँ, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाते हुए हमें आसानी हो। फिजिबिलिटी स्टडी होती क्या है, किसी भी प्रपोज्ड प्लान जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हो, जिसका प्रपोजल आप बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या किसी भी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मेथड, कि आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्लान है जिसको आप जिस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसका जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है। मीन्स के अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो वो किस साल में लॉन्च करनी है, किस मंथ में लॉन्च करनी है, किन किन शहरों में लॉन्च करनी है, लॉन्चिंग डेट्स क्या होंगी, उससे क्या फ़ायदे होंगे, एडवर्टाइजमेंट किस तरह करेंगे आप लोग, ये तमाम की तमाम चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती है किसी भी प्रोजेक्ट प्लान और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब फिजिबिलिटी स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज टू एस्टैब्लिश वेदर और नॉट अ कंपनी, टीम और ऑर्गेनाइजेशन विल डिलीवर ऑन इट promises in a satisfactory manner and a reasonable period of time। जो आपने एक reasonable period of टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आप टाइम का वादा करते हैं अपने स्टेक होल्डर से, वो लोग जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट देखना चाह रहे होते हैं, वो ये स्टेक होल्डर्स ये चाह रहे होते हैं, या वो लोग जो किसी न किसी तरह कंसर्न्ड होते हैं उस एक प्रोजेक्ट से, उस एक ब्रांड से, उस एक प्लान से। तो वो जब आप सेटिस्फैक्ट्री मैनर में और रीज़नेबल टाइम पीरियड में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो फिजिबिलिटी स्टडी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। और उसकी इम्पोर्टेंस का मकसद यही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी टीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो क्या वादा करती है कि हम कोई एक प्रपोज प्लान इतने टाइम पीरियड में इस सेटिस्फैक्ट्री मैनर का मतलब है इन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो वो क्या टाइमली एग्जीक्यूशन उसकी होती है या नहीं होती, ये फिजिबिलिटी स्टडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है फिजिबिलिटी स्टडी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइम को, मनी को, रिसोर्सेज को बचाती है और बहुत से जो प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में फेस करने होते हैं उनसे आपको छुटकारा देती है। जब तक आपको एग्जीक्यूशन प्लान, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि आप किस तरह चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे वो प्रॉपर पता नहीं होगा, तब तक जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो सक्सेसफुली कंप्लीशन है वो क्वेश्चन मार्क रहेगी। तो फिजिबिलिटी स्टडी को 5th रिपोर्ट भी कहते हैं, 5th स्टेप भी कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में। ये प्रेजेंट किया जाता है जो फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है तमाम स्टेक होल्डर्स को। तमाम स्टेक होल्डर मीन्स वो लोग जो कंसर्न होते हैं, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक होता है उस प्रोजेक्ट के साथ। उसमें आपकी प्रोजेक्ट टीम हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कॉरपोरेशन कंपनी के ऑनर्स या डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो जो प्रोजेक्ट जिनके लिए आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। तो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की जाती है, फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ताकि वो उसको देखें और वो मुतमईन हो जाएं कि उनका काम, क्योंकि एक्चुअली में कोई भी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करना होता है उसका बेसिक मकसद तो यही है कि वो टाइमली कंप्लीट हो, क्योंकि जो रिसोर्सेज आप डिप्लॉय करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर, उन रिसोर्सेज के अगेंस्ट फ्यूचर में आपने उनसे आउटपुट या कैश इनफ्लोज लेने होते हैं, फ़ायदा लेना होता है। तो अगर वो टाइमली कंप्लीट ही नहीं होगा तो आप फ़ायदा ले ही नहीं पाएंगे। लाइक अगर हम कहते हैं कि थल में एक जीप रैली हो रही है जिसके लिए हम कोई रेस्टोरेंट और कोई होटल्स और इस तरह की चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है या आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, तो वो उस टाइम के अंदर हो कि जीप रैली से पहले वो कंप्लीट हो जाए। अगर वो जीप रैली के बाद कंप्लीट होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आउटपुट नहीं आ सकता। हो सकता है कि वो आउटपुट नेक्स्ट ईयर्स में आप उससे लें, रिसोर्सेज जनरेट करें,
लेकिन उस साल में रिसोर्सेज जनरेट नहीं होते, तो ऑर्गेनाइजेशन इतना लॉस बेयर नहीं करती हैं, तो वो फिजिबिलिटी स्टडी तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने रखी जाती है कि अगर ताकि किसी को उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। अगर हम बात करें फिजिबिलिटी स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फिजिबिलिटी स्टडी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसको ग्रीन लाइट दे देती है, मीन्स कि बस गो अहेड आप इसको कंप्लीट कीजिए, और ना ही ऐसा करती है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बताती। फिजिबिलिटी स्टडी एक्चुअली में आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपके सामने रखती है। In most cases, a feasibility study will provide a clear picture of your budgetary, scheduling or logistical strength and allow you to adjust the scope of your proposition so that it fits your abilities. तो अगर आपके पास आपकी बजट से रिलेटेड, शेड्यूलिंग से रिलेटेड और लॉजिस्टिकल यानी कि जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, वीकनेसेस आपके सामने आ जाएंगी, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को उनके मुताबिक अपने शेड्यूल्स को, अपने बजट को अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। मींस के आप अपनी एबिलिटीज़ जहाँ इंक्रीज़ करनी है वहाँ इंक्रीज़ कर सकते हैं, जहाँ डिक्रीज़ करनी है या कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ किसी एक जगह या एक डिपार्टमेंट में कम लगानी है, दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा लगानी है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें फिजिबिलिटी स्टडी बताती है। इसके अलावा कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बेनिफिट्स हैं फिजिबिलिटी स्टडी के, उसमें ब्रिंगिंग टू लाइट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट वर नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द स्टार्ट। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट या प्लान स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपको पता नहीं होती, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक प्रोजेक्ट या प्लान स्टार्ट किया है, तो अगर हमारे पास उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि 2 या 3 फेजेस गुजरने के बाद या 20% या 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पास हमारे पास कौन कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। इम्प्रूविंग द फोकस ऑफ योर टीम मेंबर्स, आपके टीम मेंबर्स का जो फोकस है वो इम्प्रूव होता है फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू। प्रोवाइडिंग एनालिसिस इनटू टीम ट्रेंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीम के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि अगर हम बात करें कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तो टीम्स किस तरह काम करती हैं, कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सी किस तरह से अगर हम टीम को इस्टेब्लिश करें, बनाएं, उसमें कितने लोग होने चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इन्हांसिंग सक्सेस रेट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव होता है, इन्हांस होता है, बढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी नहीं बनाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो चांसेस हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्रोजेक्ट में इनसाइट मींस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रियल ग्राउंड्स रियलिटीज़ होती हैं उनका आसानी से पता चलाया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर आप जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लैरिफाइंग द नीड ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो इनसाइट प्रोवाइड करती है। किसी भी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक मेन क्वेश्चन होता है, उसको डिवाइड करते हैं 5 क्वेश्चंस में, जिनका आंसर जो है वो जस्टिफाई करना बड़ा ज़रूरी है किसी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। जिसमें फर्स्ट वन है, इज़ दिस प्लान टेक्निकली फिजिबल, कि टेक्निकली ये प्लान जो है या जो प्रोजेक्ट है हम करने जा रहे हैं ये हो भी सकता है या नहीं, क्या ये लीगल है। इज़ दिस प्लान ऑपरेशनली फिजिबल, यानी कि ऑपरेशन इसको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिजिबल विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम आप रखते हैं किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो उस प्रोजेक्ट या प्लान को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है। और इकोनॉमिकली फिजिबल, ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, उसमें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअली हम इन तमाम पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, इज़ दिस प्लान टेक्निकली फिजिबल। अब इसमें टेक्निकली फिजिबल से मुराद ये नहीं है कि क्या वो कामयाब हो नहीं सकता या टेक्निकली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं सकता। इससे मुराद ये है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास या आपकी टीम के पास जो उस प्लान या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रही है उनके पास वो टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं
कि टेक्निकल एसेट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मशीनरी और अदर जो भी टेक्निकल एसेट्स हैं, ये टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो हैं? अगर वो टेक्निकल रिसोर्सेज आपके लोगों के पास नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप टेक्निकली इनरिच होंगे तो आप स्पीडी अपने प्रोजेक्ट को, टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। इज दिस सेकंड वन है जी, इज दिस प्लान लीगल? यहाँ पे लीगल से बात ये नहीं है, कोई भी इलीगल प्लान तो आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है कि अगर हम कहें जी कोई भी इलीगल जो काम है, ये प्लान है, वो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और आपको लॉ एजेंसीज और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको अलाउ कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मुराद ये है कि जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट से लेकर उसकी कंप्लीशन तक जो लॉज एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, क्या आप इस कैपेसिटी में हैं, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उन लॉज को, उन रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएँ? मीन्स के अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आपने अपने वर्कर्स को कहीं ठहराना है तो उसके मुताबिक जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, वो तमाम के तमाम लॉज एंड रेगुलेशंस क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर वो लॉज और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको रेगुलेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से, लॉ अथॉरिटीज़ की तरफ से उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। तो आप अपने ये देखते हैं सबसे पहले कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की तरफ बढ़ेगा, कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, तो आप अपने जो लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा, या रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप उनको भी साथ में पूरा कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, जो एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो इस दिस प्लान लीगल से मुराद यहाँ पे ये है कि आप अपनी लॉ अथॉरिटीज़ की तरफ से जो आप पर जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको पूरा करें। थर्ड वन इज दिस प्लान ऑपरेशनली फिजिबल? यहाँ पे ऑपरेशनली फिजिबल से फिर वही मुराद है, ये बात नहीं है कि क्या आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पे ये बात है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट या प्लान कंप्लीट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट या प्लान आपको रिलायबल, मेंटेनेबल एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन देता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट या प्लान किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप कर रहे होते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की, 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने की? आपको क्या ज़रूरत है कि बहुत बड़े रोड्स कंस्ट्रक्ट करने की? उसकी ज़रूरत ये होती है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो क्या ये जो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्वालिटी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है या नहीं करता? आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में अपने रिसोर्सेज और एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे जो क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस दिस प्लान ऑपरेशनली फिजिबल से मुराद ये है यहाँ पे कि आप कोई भी ऐसा प्लान बनाएं जो मेंटेनेबल, अफोर्डेबल और रिलायबल हो उस सोल्यूशन के लिए, जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसके सोल्यूशन के लिए आप कर रहे हैं, और वो लॉन्ग लास्टिंग और क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोवाइड करे आपके स्टेक होल्डर्स को, आपकी टीम को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, या वो लोग जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, इज दिस प्लान फिजिबल विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम? जो एक रीजनेबल पीरियड, देखें कोई भी जो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए करते हैं। तो बहरहाल उसके लिए हमारे पास मुख्तसर टाइम होता है, हम बार बार उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते। तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम में चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाए जो मुख्तलिफ प्लान या प्रोजेक्ट की सूरत में हमारे पास आता है। तो क्या उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास फिजिबल टाइम है? हमारे पास इतना टाइम है कि हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ? तो जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होनी चाहिए, रियलिस्टिक टाइम हो। आप कोई भी ऐसी हवाई बातें ना करें उसमें, जिसमें ऐसा ना हो कि जो प्रोजेक्ट की टाइमिंग है वो आप इतनी कम रखें कि आपको डेडलाइंस का, मुसलसल डेडलाइंस का सामना हो कि वक्त ख़त्म होता जा रहा है, पहले फेज़ के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है, दूसरे फेज़ के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। तो इससे ये तो होगा, ये तो चांसेस है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आप उसकी क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर दें, क्वालिटी पे बात आ जाए, क्वालिटी को उस तरह मेंटेन ना कर पाएँ जिस तरह अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग या प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में आपने सोचा था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि फिजिबल और रीज़नेबल टाइम पीरियड होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, ताकि आपको क्वालिटी वर्क या क्वालिटी कंप्लीशन हासिल हो उस प्रोजेक्ट की। जो लास्ट क्वेश्चन है जी फिजिबिलिटी स्टडी में, वो आप ये देखते हैं कि इज़ दिस प्लान इकोनॉमिकली फिजिबल, क्या इकोनॉमिकली या रिसोर्स वाइज आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप इस प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर यू विल assess whether or not this project will provide the supposed value needed to justify its costs, कि क्या ये प्रोजेक्ट इतनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि मिनिमम ये अपनी कम से कम ये अपनी कॉस्ट को तो कंप्लीट कर ले, यानी कि कॉस्ट के मुताबिक आपको बेनिफिट्स तो दे दे। यानी कि एक प्रोजेक्ट है जिस पे आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स कम से कम इतने होने चाहिए कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर ले। You can assess this area of feasibility based on several different factors including मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेसिस पर आप इस एरिया को फिजिबिलिटी के इस एरिया को इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, आप मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेसिस पर असेस करते हैं। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, आपके इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या कितनी होगी, आपका ये प्रोजेक्ट आपको कितना प्रॉफिट दे देगा। आप एक काम कर रहे हैं जिस पे आपकी कॉस्ट आ रही है लाइक एज 50 लाख, जो पहले से जिस तरीके से आप काम करें, लेकिन आप चाहते नहीं जी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट इसी के अगेंस्ट कोई न्यू टेक्निक कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसके बाद उसकी अपनी कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद वो जो 50 लाख की कॉस्ट पहले से आ रही थी किसी भी काम करने को, उसमें भी कमी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, प्रोजेक्ट आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करे। द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, आप ये देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है कंप्लीट होने की। अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो रहा है, तो आप कैसे असेस कर पाएंगे कि उसके बाद उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लड की सूरत रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस। तो आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, रिसोर्सेज स्पेयर करने हैं, किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए आपको कॉस्ट का सर्टन होना, कॉस्ट का एक्यूरेट पता होना बड़ा ज़रूरी है। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बाय आउटसाइड पार्टीज़, अब ज़रूरी नहीं होता, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं होता कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, मुख्तलिफ पार्टीज़ मिलकर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड पार्टीज़ भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ मिलकर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं। तो अगर आपको एक्यूरेट कॉस्ट का पता होगा तभी आप उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बाय आउटसाइड पार्टीज़, जो आउटसाइड पार्टीज़ हैं, जो बाहर की पार्टीज़ हैं, जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं या दूसरी पार्टीज़ हैं, आप उनकी जो कॉस्ट है या जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसका एस्टिमेशन कर पाएंगे। लाइक अगर मैं कहता हूं कि हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं जिस की जो 100% कॉस्ट का या 100% जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वो 100 रुपया होती है, उसको 100% ही कंसीडर कर लेते हैं, तो उसमें से 40% आउटसाइड पार्टीज़ करेंगी। तो अगर हमें 100 रुपया की कॉस्ट का या इन्वेस्टमेंट का टोटल का पता ही नहीं होगा तब तक हम 40 रुपये उन्हें नहीं बता सकते। और कोई भी पार्टी आपके साथ इस बेसिस पर काम तो नहीं करेगी कि आप प्रोजेक्ट शुरू करें तो जैसे जैसे कॉस्ट आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे और जितने पैसे हम आपसे मांगे आप हमें उतने पैसे देते रहें। कभी भी ऐसा नहीं होता। रियल फिगर में हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी एक दूसरे के साथ मुआहदे करती हैं, वो उस मुआहदों में तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं, तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखी जाती हैं, फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट होगा, वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट या इकोनॉमिकली फिजिबल है ये प्रोजेक्ट या नहीं। नो मैटर हाउ इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट में सीम, इफ द नंबर डोंट एड अप द either you will have to seek out larger budgets or the plan isn't worth the risk। अब कोई भी प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा लग रहा हो कि ये तो बहुत फायदा देगा, लेकिन वो तमाम चीज़ें जब तक कॉपी पर नहीं आएंगी, जब तक रिटर्न फॉर्म में नहीं आएंगी, जब तक आपको एक्यूरेटली बजट्स का नहीं पता होगा, तब तक कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। और अगर आप उसको बजट्स में नहीं लेकर आएंगे, उनको पहले से सेस नहीं करेंगे उसकी कॉस्ट को, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट हो, उसकी जितने मर्जी फवाइद हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं हो। और इस सूरत में अगर आप उसे राइट डाउन नहीं करते हैं तो वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। उम्मीद है कि ये फिजिबिलिटी से रिलेटेड, फिजिबिलिटी स्टडी से रिलेटेड आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आई एम अवेलेबल, आप इसको पढ़िए, नेट से आप इससे रिलेटेड डाटा सर्च कर सकते हैं।
साथ साथ इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी नेक्स्ट वीक में आपको दी जाएगी, तो आप इसे गौर से पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझसे कर लीजिए। थैंक यू।